हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोग अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भारतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्ति का। यह जो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, उसमें मैंने भारतीय द्वीप के बारे में बताया है। और आज हम लोग जो है प्रवालों के बारे में, प्रवाल जीव और प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों वीडियो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के पूरा वीडियो कंप्लीट होगा। और इसमें जो है ऐसे तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। उसमें इससे 100% प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रवाल जीव के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रवाल जीव और इससे संबंधित और चीजें जो भारतीय भूगोल के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो किसमें लिखा है कि प्रवालों का विकास उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में होता है। प्रवालों का विकास जो है कहाँ होता है? उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में होता है। प्रवाल जीव गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं। गहराई में प्रवाल जीव नहीं पाए जाते हैं, वह तट के पास ही पाए जाते हैं। प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। जैसे ये पृथ्वी है, तो देखिए ये पृथ्वी है, ये बीच जो है भूमध्य रेखा है, ठीक। और यहाँ इसके 30 डिग्री बीच में ये भूमध्य रेखा है, फिर 30 डिग्री दक्षिण में और 30 डिग्री उत्तर में। इन्हीं क्षेत्रों में जो है ये प्रवाल पाए जाते हैं। ये जो है इन्हीं क्षेत्रों में प्रवाल पाए जाते हैं। मैं रिपीट कर दूसरों कह रहा है कि प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में, कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य होती है, जो मैंने अभी आपको फिगर के द्वारा बताया। प्रवाल सिलेंट्रेंट वर्ग का प्राणी होता है। किस वर्ग का होता है? सिलेंट्रेंट वर्ग का, जो चूने पर निर्वाह करता है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। प्रवाल तट के समीप छिछले समुद्र में ये पाए जाते हैं। आइए प्रवाल जीव के फिगर को देखते हैं। देखिए प्रवाल जीव है, ये इस तरह का दिखता है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। और ये प्रवाल जो होता है अपने बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल बना लेता है, उसी के अंदर रहता है और वो बहुत कठोर खोल होती है। जबकि इसका आंतरिक संरचना जो है, इसकी आंतरिक संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। और जब ये प्रवाल जीव लाखों करोड़ों वर्ष में एक दूसरे पर जो है जमते जाते हैं, एक दूसरे पर वृद्धि करते जाते हैं, मरते जाते हैं, उस पर दूसरा प्रवाल आता है, उस पर जो है अपना आश्रय लेता है, वो मरता है, उसके ऊपर दूसरा आता है। तो इसका लाखों करोड़ों वर्ष में जो है वह इस प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो बहुत ही रंग बिरंगे आपको दिखाई देते हैं, बहुत ही मोहक दृश्य होता है। जहाँ पर ये पाए जाते हैं एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका प्रयोग होता है। एक प्रवाल जब मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आ जाता है, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा पहुंचा, और ऐसे से ये बढ़ते रहते हैं और पूरे समुद्र की सतह तक या समुद्र के ऊपर भी दिखाई देने लेते हैं। और जो नीचे वाली जो प्रवाल होती है वह ये उसके जो खोल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है, और बहुत लंबे समय तक रहने के कारण जो है नीचे की प्रवाल जो है और कठोर होती जाती है। और ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ का फिगर है। ये जो है सैटेलाइट से लिया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ का फिगर है जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है। और यह जो है बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है और समुद्र से आने वाली तूफानी लहरों को यह रोकता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इस दीवार की लंबाई 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह कई स्थानों पर खंडित है एवं इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, परंतु कहीं कहीं जल के बाहर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। महाद्वीपीय पट से इसकी दूरी 10 से 150 मील तक है। समुद्री तूफान के समय अनेक पोत इससे टक्कर खाकर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर भी यह पोत चालकों के लिए विशेष सहायक है, क्योंकि दीवार के भीतर की जलधारा इस बृहत शैलभित्ति
द्वारा सुरक्षित रहकर तटगामी पोतों के लिए अति मूल्यवान परिवहन मार्ग बनाती है तथा पोत इसमें से गुजरने पर खुले समुद्री तूफानों से बचे रहते हैं। महाद्वीपीय तट तथा अवशेषी शैल भित्ति, जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, कह है कि महाद्वीपीय तट तथा अवशेषी शैल भित्ति के बीच का क्षेत्र कह है कि 80,000 वर्ग मील में है ये इसका क्षेत्रफल। पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक स्थल है। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से ग्रेट बैरियर रीफ के बचने की संभावना बहुत कम है और ऐसी आशा है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। देखिए, ये जो प्रवाल जी होते हैं छिछले सागरों में जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर होती है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये छिछले सागरों में पाए जाते हैं और जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, अतः यह प्रवालों के लिए अनुकूल दशा होती है। ये छिछले सागरों में पाए जाती हैं, 50 से 60 मीटर होती है इनकी गहराई, और यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, अतः यह प्रवालों के लिए अनुकूल दशा होती है। प्रवाल एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने शरीर से चूने का निष्कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये अपने जो है शरीर से किसका निष्कर्षण करते हैं? चूने का, जिससे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। प्रवाल जीव को पालिप कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है। इसके खोल को सेप्टा कहते हैं। प्रवालों की खोल पर एक शैवाल जिसका नाम है जुक्सेंथेली का विकास होता है। प्रवालों की जो खोल होती है उस पर एक शैवाल होता है जिसका नाम जुक्सेंथेली होता है, उसका विकास होता है और इन शैवालों के कारण ही प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवालों एवं जुक्सेंथेली के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है। प्रवाल जो है पानी के अंदर बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं और यह उस पर जो है उस जुक्सेंथेली सवाल के कारण होता है। जो जुक्सेंथेली होता है, कह रहा है कि जुक्सेंथेली प्रवालों को रंग प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जो जुक्सेंथेली होता है प्रवालों को रंग, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि प्रवाल जुक्सेंथेली को आवास प्रदान करते हैं। देखिए, दोनों का सहजीवी संबंध है। जुक्सेंथेली जो है प्रवालों को रंग, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि प्रवाल जुक्सेंथेली को आवास प्रदान करता है, क्योंकि जुक्सेंथेली इनके आवरण पर निवास करता है। जुक्सेंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा का निर्माण करता है। जुक्सेंथेली जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा का निर्माण करता है और यही शर्करा प्रवालों के भोजन का 98% भाग पूरा करता है। तट के समीप छिछले सागर में जब प्रवालों की मृत्यु हो जाती है तो इनके खोल के ऊपर दूसरे प्रवाल अपने खोल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से एक के ऊपर एक स्तर का निर्माण करते हुए प्रवाल समुद्र के सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो ये वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवालों के और भी कई चित्र हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये फिगर भी है। देखिए, ये कई सारे फिगर आपके सामने हैं। ये प्रवालों के चित्र हैं, प्रवाल भित्तियों की। और जो यहाँ पर देखिए कई जगह जो है जब ये अधिक संख्या में एकत्रित हो जाती हैं तो प्रवाल द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। ये जो प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति छिछले सागरों में एक दीवारनुमा संरचना होती है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ दिखाया था, जिसका निर्माण चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण से होता है। स्तरीकरण से मतलब जमाव से। इन प्रवाल भित्तियों को मोआ की चट्टान भी कहते हैं।
हम फिर से रिपीट करते हैं कि प्रवाल भित्ति छिछले सागरों में होती, छिछले सागरों में बता ना 50 से 60 मीटर की गहराई में, और जो भूमध्य रेखा होता है उसके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। कह रहा है कि प्रवाल भित्ति छिछले सागरों में एक दीवारनुमा संरचना होती है जिसका निर्माण चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण से होता है, मतलब एक एक पर एकत्रित होने से, एक के ऊपर एक। इन प्रवाल भित्तियों को मूंगा के चट्टान भी कहते हैं। अब ये प्रवाल विरंजन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कह रहा है कि जुक्सेंथेली के सफेद हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है। जब जुक्सेंथेली सफेद होने लगता है, जब सफेद होने लगेगा तो क्लोरोफिल उसके अंदर रहेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। कह रहा है कि तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाने के कारण जुक्सेंथेली धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चूंकि प्रवाल इन्हीं जुक्सेंथेली पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। देखिए, प्रवालों को सबसे ज्यादा खतरा अल नीनो नामक मौसमी परिवर्तन से होता है। प्रवालों को जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वह अल नीनो नामक मौसमी परिवर्तन से होता है। अल नीनो पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अल नीनो जो है पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दिसंबर महीने में होता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, जिससे मौसम में भी काफ़ी उलटफेर देखा जाता है, जिसका प्रभाव इन प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रवालों को जो सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, अल नीनो नामक मौसमी परिस्थिति से होता है। अल नीनो पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दिसंबर महीने में होता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, जिससे मौसम में भी काफ़ी उलटफेर देखा जाता है, जिसका प्रभाव इन प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है। देखिए, विरंजित प्रवाल पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। जो विरंजित प्रवाल है वह पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जल का तापमान समान हो जाए और जुक्सेंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाए। जब तक जुक्सेंथेली वृद्धि नहीं करेगा, प्रवाल भित्तियां समान अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देख लीजिएगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, या पार्ट 1 देखें तो पार्ट 2 नहीं देखें तो दोनों देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका जो है भारतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्तियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, और मेरा दावा है कि इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है इनको लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोग अपने कमेंट नहीं देते हैं। आपके कमेंट से हमको एक सच्चा ट्रू फीडबैक मिलता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं, या क्या अच्छा, क्या कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। तो कमेंट अपने दिया करिए। एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।